Study with Babul Sir. हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्टडी विद बाबा सर पे। दोस्तों, अपने पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान की क्लास चल रही थी, जिसके अंदर अपने 7 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 7 जो लेक्चर हुए हैं, उन लेक्चर के अंदर दोस्तों जो अपन ने चीजें देखी थी वो कुछ इस प्रकार की देखी थी कि जो पहले 4 लेक्चर थे उसमें अपन ने देखे थे भारत के संवैधानिक विकास के चरण। अच्छा, जो संवैधानिक विकास के चरण थे उसमें क्या क्या चीजें थी वो एक बार ब्रीफ में आपको बता देता हूं। अपन ने स्टार्टिंग की थी सबसे पहले 1600 ईस्वी के राजलेख या चार्टर एक्ट से, चार्टर जो लेख था वहां से स्टार्ट की थी 1600 ईस्वी में, जिसके फलस्वरूप किसकी स्थापना हुई थी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी की। यहां तक देखी थी। फिर देखा था अपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जब कंपनी ने क्या करना शुरू कर दिया था, शासन करना शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद था अपना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का। फिर उसके बाद 3 चार्टर एक्ट आए थे, भारत परिषद अधिनियम आ गया था, फिर भारत परिषद अधिनियम आ गया था आगे, फिर 1909 वाला मार्लेमेंटो, 19 वाला मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, 35 वाला भारत सरकार अधिनियम। फिर अपन ने देखा था अलग अलग से अगस्त प्रस्ताव आए थे, क्रिप्स प्रस्ताव आए थे, कैबिनेट मिशन आया था, संविधान सभा के। तो यहां तक देख लिया था। फिर अपन ने संविधान अगले जो 3 क्लासें थी अपनी दोस्तों, उसके अंदर देखने वाले देखा था अपन ने जो संविधान का सभा का जो निर्वाचन हुआ था और फिर उससे संविधान का निर्माण किस प्रकार किया था, और उसके फलस्वरूप ने देखा था दोस्तों कि अब आ जाओ आप क्लास में। दोस्तों, अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके स्नेह से ये चैनल मात्र 3 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइब से बाहर निकल चुका है। अच्छी खासी जो वॉच टाइम है, पब्लिक स्ट्रीमिंग भी इस चैनल की चल रही है, आपके द्वारा लाइक किया जा रहा है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए। दोस्तों देखिए कि अपन ने इसकी स्थापना के फलस्वरूप देखा था 26 नवंबर 1949। इसको जो दोस्तों 1 सेकेंड, 26 जो नवंबर है 1949 को क्या हो गया था दोस्तों, अपना जो है संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया। संविधान बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। और अपन ने कहा था कि भारत की जनता को अधिनियम में अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं, यानी कि संविधान की जो सारी सारी शक्ति किसमें निहित है, अगर पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, भारत की जनता। क्या आंसर होना चाहिए, भारत की जनता। यहां तक चीज अपन ने देख ली थी। अब देखो लागू कब हुआ था ये, 26 जनवरी 1950। ये क्यों लागू हुआ था उसके पीछे मैं कारण भी बता चुका हूं आपको कि 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें कहा था कि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर अपन क्या बनाएंगे, सल्तनत झंडा फहराएंगे और पूर्ण स्वराज्य की आगे मांग करेंगे। तो उसकी वजह से 26 जनवरी को लागू किया गया, ठीक है। हालांकि बढ़ गया था अपने 26 नवंबर। अब देखिए कि बात क्या होती है कि ये बन गया। आज की जो दोस्तों पूरी की पूरी क्लास है वो अपने आरएस मेंस या फिर आईएएस मेंस स्पेशली उसके लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों के लिए उपयोगी है। सेम अपने राजस्थान पटवारी की ले लो, चाहे आप सेंट्रल की वैकेंसी ले लो, रेलवे ले लो, एसएससी ले लो, उन सारी की सारी वैकेंसी, इसमें कुछ एक चीजें बीच बीच में आपको बताने वाला हूं, वो सारी की सारी चीजें इसमें काम आएगी। देखिए दोस्तों, पॉलिटी जो होती है, पॉलिटिकल सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर अगर हल्का सा उसने वर्ड चेंज किया, अगर लैंग्वेज को आगे पीछे किया, तो आपका पूरा का पूरा उत्तर ही चेंज हो जाएगा, आपका ऑप्शन ही चेंज हो जाएगा। जबकि अपने हिस्ट्री वगैरह में कई बार आपको लैंग्वेज का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ लैंग्वेज का बहुत ज्यादा, यानी कि ये जादू ही है, शब्दों का जादू है क्या, पॉलिटिकल साइंस। इसलिए मैं आपको सब, इसलिए इसके पीछे साइंस लगा होता है, ठीक है। साइंस में टेक्निकल चीजें समझने वाली होती है, ठीक उसी प्रकार पॉलिटी में भी टेक्निकल समझने वाली चीजें होती है। तो ये दोस्तों सारी सारी चीजें थी अपनी पिछले वाली क्लास के अंदर हो चुकी थी। अपन ने देख लिया था कि पहले कितने सदस्य थे, 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 389 थे, ठीक है। वो कैसे कैसे थे, 3 में बटे हुए थे अपन ने, 493 292। ये प्रांतों से थे, चीफ कमिश्नरी थे, मुख्य प्रदेश एबीसीडी से याद बताया था मैंने आपको, एबीसीडी से अजमेर, मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग कर्नाटका और दिल्ली, ठीक है। और ये थे अपने मनोनीत, कहां से मनोनीत आगे थे, देसी रियासतों से। ये थे ब्रिटिश भारत से। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ ले आपको कि ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे, कितने सदस्य थे, अगर पूछ ले 296। केवल पूछ जाए ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे तो कितने थे, 292। अगर पूछा जाए चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से कितने थे, 4। पूछ जाए देसी रियासतों से तो 93। सारे के सारे दोस्तों क्वेश्चन हमने बिल्कुल अच्छी तरह से 7 लेक्चर के अंदर कर लिया था। दोस्तों अगर यहां तक कोई क्वेश्चन आता तो मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि मेरी वीडियो से आपको भारी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है। वीडियो में हालांकि छोटे बनाता हूं, 40-50 मिनट का बनाता हूं, ताकि एक क्लास और अपना वीडियो अल्टरनेट चलता है, ठीक है। धीरे धीरे अपन जल्दी उसको रेगुलर भी कर लेंगे, फिर अपन इंटरनेट चलेंगे।
तो दोस्तों आरएस और आईएएस मेंस के अंदर आज जो मेनली अपन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, पहले बताता हूं मैं आपको कि क्या क्वेश्चन अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। दोस्तों क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको, आप चाहो तो क्वेश्चन को लिख भी सकते हो, ठीक है, और फिर उसके बाद में अपन बढ़ जाएंगे आगे, वन बाय वन उनको देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों जो है अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, वो अपन आज डिस्कस करने वाले हैं संविधान सभा की आलोचना। संविधान सभा की आलोचना कि संविधान सभा में क्या क्या कमियां थी जिनकी आलोचना की जाती है, और इसी साथ उनको देखेंगे आलोचनाएं व उनका जवाब, ठीक है, या फिर जो आलोचना की जाती है वो किस प्रकार से, रक्षात्मक बचाव भी नाम दे दूंगा, आलोचना या फिर का रक्षात्मक बचाव, यानी कि किस प्रकार से ये आलोचना सही नहीं है, ये भी अपन साथ में बैठे रहेंगे, वहीं अपन उसका जवाब देंगे उसके अंदर, ठीक है। फिर दोस्तों दूसरा जो है अपना वो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की विशेषता, भारतीय संविधान की विशेषता, ठीक है, इसमें खूब सारी विशेषताएं देखेंगे, और इस जो खूब सारी विशेषताएं देखेंगे इनमें, हालांकि विशेषता होने को देखो, विशेषता बनाते जाओगे तो उसमें 15-20 विशेषताएं तक हो जाएगी, ठीक है। मैं उतना डीप लिस्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि एग्जैक्टली जो मेंस की क्लास अपन डिस्कस करेंगे तो वहां पर लूंगा, हालांकि मैं जहां तक मेंस का होगा वो कवर कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन किस प्रकार से बने, क्योंकि मैंने खुद ने मेंस दिया हुआ इसलिए मेरे को पता है कि उसमें क्वेश्चन कहां से किस प्रकार से लिखना होता है आपको, ठीक है, किस प्रकार से लिखना होता है कि आपको एग्जामिनर के दिमाग पे अच्छा इंपैक्ट और आपको अच्छे मार्क्स दे, ठीक है। तो देखिए, तो संविधान की विशेषताएं इसमें देखेंगे अपन, संविधान की विशेषताएं। अब देखिए दोस्तों कि अपन पहले आप चाहो इन दोनों क्वेश्चन को आप ऐसे कैसे नोट डाउन कर लो, दोनों जो आज की जो क्लास है मेनली अपन दोनों इन्हीं दोनों क्वेश्चन के ऊपर फोकस रहने वाली है, ठीक है। अब बढ़ना है आगे। अच्छा देखिए, पहला जो अपन क्वेश्चन लेंगे वो लेंगे अपन संविधान सभा की आलोचना। दोस्तों अगर वीडियो में आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, वॉइस संबंधी या फिर विजिबिलिटी संबंधी कोई दिक्कत हो, ठीक है, तो क्योंकि अभी सीमित संसाधनों के चलते हुए और लॉकडाउन में ज्यादा बाहर इधर से ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाता है, इसलिए हो सकता है कुछ एक इश्यू हो आपको, वो जल्द ही फिक्स कर दिए जाएंगे। देखिए अपना दोस्तों क्वेश्चन ले रहे हैं अपन, पहला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, संविधान सभा की आलोचना, ध्यान रखना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, संविधान की आलोचना नहीं कह रहा हूं मैं, जो संविधान सभा बनी थी ना अपन उसकी आलोचना, संविधान सभा की आलोचना। देखिए दोस्तों इसमें क्या देखते हैं, पहले दोस्तों जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये की जाती है, अच्छा पहले इसको समझ लो, आपको पहला हल्का सा ब्रेक में आप समझ लो 2 मिनट के लिए इसको। आलोचना क्या की जाती है, पहले आलोचना की जाती है कि संविधान सभा प्रतिनिधि निकाय नहीं था। प्रतिनिधि निकाय मतलब कि इसमें सारे के सारे लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला हुआ था, समान मौका नहीं मिला हुआ था। कैसे समान मौका नहीं मिला हुआ था, बोला समान मौका ऐसा नहीं मिला हुआ था कि इसका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ, जो भी संविधान सभा के सदस्य थे उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। तो उसके पीछे भी अपन कारण बताएंगे कि प्रत्यक्ष निर्वाचन जो नहीं हुआ था उसके पीछे क्या कारण था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हो पाया था, ठीक है दोस्तों। तो जो पहली आलोचना है कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं। अच्छा ये पूरी चीज मैं बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, मैं केवल बोल के बताऊंगा आपको, ताकि अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप, मैं ब्रीफ में लिखूंगा, आप दिक्कत हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आप वीडियो को पॉज करके बार बार सुनोगे, 2 बार सुनोगे तो आपको चीजें अपने आप ही सबते ही याद होने लग जाएगी। देखिए प्रतिनिधि निकाय इसमें क्या है कि सदस्यों का, जो संविधान सभा के सदस्य थे, सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। संविधान का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, तो निर्वाचन किस प्रकार से हुआ था दोस्तों, प्रांतों के निम्न सदन द्वारा, प्रांतों के निम्न सदन द्वारा चुने गए थे। दोस्तों आजकल वैसे वाले क्वेश्चन पूछने बंद कर दिए कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद कितने थे, अनुसूचियां कितनी थी, पहले 8 थी बाद में 12, भाग कितने हैं या कितने थे, ठीक है, बिल्कुल लल्लू से जो क्वेश्चन थे ना हलवे वाले, वो क्वेश्चन नहीं था। आजकल क्वेश्चन टेक्निकल तरीके से पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है
कि संविधान सभा थी, ठीक है, उसका निर्वाचन किस प्रकार हुआ था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। दोस्तों प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, कैसे हुआ था, परंतु के निम्न सदन द्वारा चुने गए थे संविधान सभा के सदस्य। तो ऐसी आलोचना की जाती है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, इस कारण सबको मौका नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों इसका जो है, इसका जो रिप्लाई है वो किस प्रकार दिया जाता है, तो मैं रिप्लाई करके लिख देता हूं आपको, इसको तर्क है, इसको सही कैसे ठहराया जा सकता है कि संविधान सभा में ये जो आलोचना है ये बिल्कुल ही गलत है। ये गलत कैसे है दोस्तों, कि देखिए पहली भी चीज तो देखिए दोस्तों, उस टाइम भारत में इतनी साक्षरता नहीं थी कि क्या कराया जाए, चुनाव करवाने का कोई फायदा था। तो सबसे पहली चीज तो आप लग दीजिए साक्षरता का अभाव। दूसरी चीज आप डाल देंगे चुनाव के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी। तीसरा आप डाल सकते हैं पर्याप्त सरकारी कर्मचारियों का न्याय। चौथा आप डाल सकते हैं वित्तीय संसाधनों की कमी। पांचवा आप डाल सकते हैं जनता में पर्याप्त जागरूकता ना हो। जो लिखने वाले पॉइंट हो गए केवल वही मैं आपको लिखाऊंगा, बाकी जो है एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको नहीं लिखाऊंगा, कि मैं एक बार बोल के बताऊंगा, वो सारे के सारे आप अपने आप ही इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, परंतु के निम्न सदन द्वारा चुने गए थे। इस आलोचना का जवाब कैसे दिया जाता है कि उस टाइम भारत की ऐसी सिचुएशन नहीं थी क्या करवाए जा सके चुनाव। इस कारण तो अपने पता है जो आम चुनाव हुए थे 1951-52 में थे। इससे पहले अपन ने कहा था कि जो अपनी संविधान सभा थी वही अपने 17 नवंबर 1947 से जो बैठक हुई थी उसमें किसको सदस्य चुना गया था, जीवी मावलंकर को। भूल गए कि याद है, ये पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। किसको सदस्य चुना गया था अपने, जीवी मावलंकर को सदस्य चुना गया था, ठीक है। तो जीवी मावलंकर सदस्य चुना गया था। संविधान सभा किसका काम करती थी, अपने संसद के, ये विधानमंडल की तरह काम करती, जो आम कानूनों को, तो दो काम थे अपने संविधान सभा के, संविधान का निर्माण करना और आम कानून को लागू करना। उसके अलावा कुछ एक कार्य और भी लिखाए थे कि झंडे को ग्रहण करना है, राष्ट्रपति जी का चुनाव वगैरह करवाने थे, सारी चीजें थी, अपने राष्ट्रमंडल की सदस्यता उसको देना, या फिर राष्ट्रीय गान राष्ट्रगीत का अडॉप्ट करना, सारी चीजें मैंने आपको डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं मैं पहले के वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों बीच में से वीडियो अगर देखोगे ना तो आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा। कोई सा भी आप किसी भी चैनल पे पढ़ते हो कभी भी बीच में से वीडियो नहीं हटाओ। अगर वीडियो देखना शुरू करना है तो पहले से देखो, भले ही शुरू के 4 वीडियो देखो वो फायदा ज्यादा रहेगा, बीच के 4 वीडियो देखना कोई फायदा नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का। फिर देखिए जनता पर्याप्त जागरूकता न होना, चुनाव के लिए संसाधनों की कमी, पर्याप्त सरकारी कर्मचारियों का न होना, वित्तीय संसाधनों की कमी, ठीक है। तो ये पहला जो था कि संविधान सभा एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी, पहली आलोचना। अब देखिए दोस्तों दूसरी जो आलोचना, दूसरी आलोचना क्या की जाती है, दूसरी आलोचना इसकी की जाती है कि संविधान जो सभा थी वो संप्रभु निकाय नहीं थी, संप्रभु निकाय नहीं थी। इसके पीछे क्या है दूसरी आलोचना, संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं। ये संप्रभु क्या होता है, देखिए संप्रभु का आप सिंपल सा मतलब अगर बिल्कुल बेसिक अगर तरीके में आपको समझाऊं, टेक्निकल ना जाते हुए तो बेसिक समझाऊं कि खुद का निर्णय खुद लेना, खुद का निर्णय खुद लेने के लिए स्वतंत्र, ये होता है दोस्तों संप्रभु का। अब कहते हैं, इसको मैं एक बार समझा देता हूं, आप लिख लेना मैं जो बोल रहा हूं कि संविधान सभा संप्रभु निकाय नहीं थी। क्यों कहा जाता है कि देखो संविधान सभा का निर्माण हुआ किस पर, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन कहां से आया था, इंग्लैंड से, जिसके अंदर 3 सदस्य, तीनों को कौन से थे, ब्रिटिश संसद के। तो वो काम किसका फायदा याद देखेंगे, ब्रिटेन का, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके पीछे कहा जाता है कि संविधान सभा क्या नहीं थी, संप्रभु निकाय नहीं थी। अच्छा इसका फिर काउंटर कैसे करते हैं अपन, इसका काउंटर कुछ इस प्रकार से अपन कर सकते हैं कि भाई संविधान सभा संप्रभु निकाय कैसे नहीं थी। भाई जिसने इसको आलोचना की उसने तो ये कह दिया खुद भी निर्णय खुद नहीं ले सकते थे, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर बना था, बैठक होने से पहले ब्रिटेन की जो संसद थी उससे परमिशन लेनी पड़ती थी, सारी चीजें आपकी सही है। पर दोस्तों संविधान सभा देखो लगभग जुलाई अगस्त के अंदर 1946 में अंदर पहली बैठक कब हुई थी, 9 नवंबर 1946 को, ठीक है। अब जो 9 दिसंबर 1946 को 9, 11 और 13 को हुई थी। अच्छा
उसके बाद में क्या हुआ था कि जब 1947 के अंदर भारत आजाद हो गया तब तो ब्रिटेन का कोई कनेक्शन नहीं था ना भारत में, ठीक है। तो 4-5 महीने ज्यादा से ज्यादा रही थी, उसके बाद क्या हो गई थी, वो एक संप्रभु निकाय के रूप में कार्य करने लग गई थी, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने बोला है आप उस चीज को है अपनी लैंग्वेज में या फिर जिस प्रकार से आप खुद को अपन उसमें एडजस्ट कर को उस लैंग्वेज के अंदर आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों तीसरी जो इसकी आलोचना की जाती है वो ये की जाती है, तीसरी आलोचना इसकी, दो आलोचना आपको क्लियर है। तीसरी है कि समय की बर्बादी, संविधान बनाने में समय की बर्बादी। अच्छा ये कैसे, बोला कि भारत का संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। भारत का संविधान बनाने में कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, लगभग 3 वर्ष हो गए। जबकि कहा जाता है कि अमेरिका का संविधान मात्र 7 महीने के अंदर बन गया। तो भाई उनको कोई समझाने वाला हो, ठीक है। समय की बर्बादी समझ में गई, आलोचना इस प्रकार की थी। इसका काउंटर अपन इस प्रकार करेंगे कि भाई लोगों सुनो, भारत का जो संविधान है ना उसके अंदर 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, जबकि अमेरिका का संविधान में मात्र क्या है 7 अनुच्छेद, मात्र कितने 7 अनुच्छेद। दूसरा अपन कैसे समझा सकते हैं कि भारत की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार थी कि अलग अलग जो स्थितियां थी उसके हिसाब से संविधान में अलग अलग जो है वो फैक्ट डाले थे, ठीक है। फिर तीसरा है, पहला तो ये काउंटर दे सकते हैं अपन इसका, दूसरा काउंटर मैं बोल रहा हूं कि अलग अलग परिस्थिति भारतीय भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार। तीसरा जो काउंटर इसका अपन कर सकते हैं वो इस प्रकार से कुछ कर सकते हैं कि भाई अमेरिका जो है, अमेरिका है वो भारत के लिए एक वर्ड अपन देखेंगे, आर्टिकल पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ, ठीक है। तो अमेरिका जो है वहां पर भारत में जो संविधान बना था राज्यों का संविधान उसी संविधान में इंक्लूड है जो अपना मुख्य संविधान है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं, अमेरिका में राज्यों का संविधान क्या है अलग, अमेरिका में राज्यों का संविधान क्या है अलग है। ये दे सकते हैं। चौथा काउंटर अपन क्या दे सकते हैं इसके बारे में, चौथा काउंटर अपन ये दे सकते हैं कि जो भारत के अंदर जो भारत के अंदर संविधान था उसमें अलग अलग जो धर्म के लोग रहते थे, अलग अलग जो SC ST के लोग थे, अनुसूचित जनजाति के या जातियों के, उनके लिए अलग अलग क्या किए प्रावधान किए गए, इस कारण उसमें भी क्या लग गया था, टाइम लग गया था। फिर अगला काउंटर अपन क्या दे सकते हैं इसके अंदर कि भारत में प्रत्येक अनुच्छेद को अपने अलग तरीके से क्या किया गया है, समझाया गया, बिल्कुल अलग तरीके से समझाया गया प्रत्येक जो प्रावधान को। सॉरी कंटिन्यू करते हैं अपन। अच्छा तो अपना ये चल रहा था कि संविधान बनाने में समय की बर्बादी, ठीक है। तो समय की बर्बादी के अपने काउंटर पॉइंट अलग बता दिए। अच्छा अगला अपन ये भी बता सकते हैं कि जो यूएसए का संविधान था उसके अंदर केवल क्या है, संघ सूची है, केवल क्या है, संघ सूची। जबकि जो भारत का संविधान है उसके अंदर शक्तियों का विभाजन एक जटिल मुद्दा था। शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया था कि भारत में 3 सूचियां बनाई गई थी, जो अपन देखेंगे अनुसूची के अंदर 3 जो अपने विषय बनाए 3 थे। पहले कौन सी थी अपने संघ सूची, दूसरी राज्य सूची और तीसरी कौन सी समवर्ती सूची, ठीक है, जिसमें अलग अलग विषय, संघ सूची में क्या होंगे, राज्य में क्या होंगे, समवर्ती में क्या होंगे। अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे संघ क्या है, राज्य क्या है, समवर्ती क्या है, इंपॉर्टेंट विषय भी देखेंगे अपन, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कई बार, ठीक है, कि जैसे पुलिस डिपार्टमेंट पूछ रही कौन सी सूची का विषय, शिक्षा है कौन सी सूची का विषय है, ठीक है। अब देखिए तो ये जो शक्तियों का विभाजन था भारत में जटिल मुद्दा था, इस कारण क्या लग गया था, उसको टाइम लग गया था, ठीक है। तो ये अपन काउंटर कर सकते हैं कि भारत का संविधान में बिल्कुल ही समय की बर्बादी नहीं हुई थी। अच्छा फिर उसके अलावा अगला जो इसकी आलोचना की जाती है दोस्तों, वो आलोचना ये की जाती है कि यहां पर संविधान सभा में हिंदू का बाहुल्य था। संविधान सभा में क्या था, हिंदुओं का बाहुल्य। संविधान सभा में हिंदुओं का बाहुल्य। अब देखो हिंदुओं का बाहुल्य, इसमें इतना देखो दोस्तों ऐसा कोई इश्यू नहीं है भाई, उस टाइम हिंदू का बाहुल्य था, बिल्कुल था, ठीक है। अपन देखा था कि मात्र कितने सदस्य थे, 15 सदस्य थे, जिसके अंदर कौन से थे, अपने मुस्लिम थे। अब उसमें से क्या हुआ था, अब देखिए दोस्तों कि संविधान सभा में हिंदू का बाहुल्य होना स्वाभाविक था, क्योंकि उस टाइम भारत में हिंदू ज्यादा थे। मुस्लिम जो ज्यादातर लोग थे वो कहां चले गए, जो पाकिस्तान अलग हुआ था उसमें चले गए थे, ठीक है, जिन्होंने अलग से मुस्लिम लीग था। लेकिन जितने भी दोस्तों अपने थे मुस्लिम थे, उनको उनकी जनसंख्या हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व दिया गया था। एक चीज मैं आपको और बता दूं दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, 389 जो पहले शुरू में मेंबर किए थे ना, उस टाइम भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी
और एक लगभग 10 लाख पर क्या किया गया था, एक सदस्य का। संविधान सभा में भारत की जनसंख्या पर लगभग 10 लाख था। कभी आपको क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान सभा का निर्वाचन में सदस्यों की संख्या किस प्रकार निर्धारित की गई थी, तो कैबिनेट मिशन ने बिल्कुल सोच समझ के संविधान सभा की जो संख्या निर्धारित की थी 389। उस टाइम भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 40 करोड़ के आसपास थी। अब देखिए सॉरी, तो 389 था, अब 10 लाख, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर क्या था, एक सदस्य था। प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर क्या था, एक सदस्य था। इस कारण क्या किया गया था, ये अपने किया गया था। ठीक है, तो 40 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से लगभग कितने हो गए, 38-39 करोड़ होते हैं। ठीक है, तो लगभग 40 करोड़ जनसंख्या थी उस टाइम भारत की। इस कारण क्या गया था, 389 सदस्य। सेम काम ये था, और उसमें भी जितने मुस्लिम थे उनके हिसाब से, अगर मान लो 20 लाख मुस्लिम थे तो 2 सदस्य, अगर 40 लाख मुस्लिम है तो 4 सदस्य, और अगर 1 करोड़ मुस्लिम है तो 10 सदस्य। ठीक है, इस प्रकार से क्या की गई थी, इसकी संख्या डिसाइड की गई थी। तो ये भी कोई इशू नहीं हुआ अपना, तो इसका भी अपन काउंटर कर सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, देखिए तो मेंस वगैरह का जो पेपर होता है, मेंस का जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, उसमें आपको क्वेश्चन बिल्कुल आंसर देना होता है, लॉजिक के साथ देना होता है कि अगला माने कि हाँ इसने जो आंसर दिया है वो करेक्ट है, और मैं इसको क्यों करेक्ट मानूं। आप आंसर दोगे उसको, अगर मान लो कि अगर मैं एग्जामिनर होता है, आप एग्जामिनर होता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है कि इसने जो आंसर दिया उसको मैं क्यों करेक्ट मानूं, तो उसके पीछे आपको लॉजिक तो देना पड़ेगा, तो इसलिए वो जरूरी है आपको। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला 5, कांग्रेस का देखो इसमें कोई दोस्तों इसमें भी कोई बड़ी इश्यू नहीं है कि बिल्कुल कांग्रेस का बहुमत है, कांग्रेस का दबदबा कह सकते हैं अपन, कांग्रेस का दबदबा। संविधान सभा में जो कांग्रेस थी उसका दबदबा था, क्यों, क्योंकि उस टाइम भारत में सबसे बड़ा दल कौन थी, कांग्रेस में तो सबसे बड़ा क्या एकमात्र दल थी जो कोई कांग्रेस ही थी। ठीक है, हालांकि कुछ है जो ऐसा कहते हैं, कुछ अपने विचारक है वो कहते हैं कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब संविधान सभा है। ठीक है, ऐसा कुछ विचारक कहते हैं, ऐसा कुछ लोग कहते थे कि कोई कांग्रेस का बहुमत या कांग्रेस का दबदबा या कांग्रेस का क्या है, प्रभुत्व है इसके अंदर। अब दोस्तों अपने को पता है कांग्रेस सबसे बड़ा दल थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका प्रभुत्व होना था, तो इसके अंदर भी कोई उतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, इसमें आप याद रखो तो एक रख सकते हो, ऑस्टिन करके एक विचारक था, ऑस्टिन ने कहा था कि संविधान सभा का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब भारत। उस टाइम के जो सिनेरियो था, प्रेजेंट सिनेरियो था देन 1949 या 1947 का, उस टाइम कहा था कि संविधान सभा का मतलब क्या है, कांग्रेस, और कांग्रेस का मतलब क्या है, भारत। ये किसने कहा था, ऑस्टिन ने। अब देखिए दोस्तों छठा, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व। अब वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व दोस्तों होना ही था, राजनीति के थे तो वो तो वैसे चुन के आए थे, तो राजनीति के थे। अब वकीलों का प्रभुत्व भी, जैसे भीमराव अम्बेडकर थे खुद वकील थे, तो भीमराव अम्बेडकर जी का वकीलों का प्रभुत्व इसलिए था क्योंकि संविधान की जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, वो जटिल थी। अब जटिल लैंग्वेज को समझने के लिए आदमी पढ़ा लिखा तो होना ही चाहिए। ठीक है भाई, अनपढ़ आदमी को ले जाके तो तू संविधान बढ़ा दे तो फिर वो संविधान बढ़ाने से रहा। ठीक है भाई, एजुकेट कहते ना कि एजुकेशन का मतलब केवल नौकरी प्राप्त करना नहीं होता है। कई लोग होते हैं जो अच्छे एजुकेटेड होते हैं ना, वो गवर्नमेंट नौकरी करते ही नहीं, प्राइवेट करते हैं, क्योंकि प्राइवेट में इतनी ग्रोथ है कि जितनी गवर्नमेंट आपको ग्रोथ नहीं दी। गवर्नमेंट आपको एक स्थान पर ले जाकर छोड़ देगी, उसके बाद आप ग्रोथ नहीं कर सकते, अपने पद पे बैठे हो बस मजे ले रहे हो। कहते हैं गवर्नमेंट नौकरी आदमी को आलसी बना देती है, ये सच है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वकीलों और राजनीति का प्रभुत्व होना स्वाभाविक था। तो इसमें आप लॉजिक दे सकते हो, उस टाइम क्या था कि भाई लैंग्वेज थी जो जटिल थी, और उसको समझने के लिए वकीलों का प्रभुत्व होना जरूरी था, और राजनीति के तो थे ही, क्यों, क्योंकि जब 389 सदस्य आएंगे तो उसमें राजनीति आएंगे, बाद में 299 हो गए थे। यहां तक की जो चीजें थी दोस्तों, ये आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो जानी चाहिए। तो ये जो है 6 आपको संविधान सभा की आलोचनाओं में ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अच्छा बुक पूछते हैं कई बार लोग मेरे को दोस्तों, पॉलिटिकली जो एम लक्ष्मीकांत करके बुक आती है, एम लक्ष्मीकांत करके, ये आपके लिए सबसे बेस्ट बुक रहेगी। और अगर इससे भी बेस्ट पढ़ना चाहो तो मैं कहता हूं एनसीईआरटी की बुक पढ़ो। एनसीईआरटी की 6 से 12 तक को चार्ट लो, चार्ट लो जैसे स्टार्ट में नहीं जी से पढ़नी है, कहने का मतलब 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसको आप अच्छे से स्टडी कर लो, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और पॉलिटिकल साइंस तो मैं कहता हूं इतनी अच्छे समझ में आ जाएगी आपको कि पूछो। ठीक है, फिर देखिए तो ये हो गई अपनी संविधान सभा की आलोचना। ठीक है, सारी चीजें आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे लिख सकते हो। अगर किसी और भी दिक्कत हो तो मेरे वीडियो के पीछे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं, मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको उसके लिए पीडीएफ नोट्स वगैरह है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो आपको अगर किसी को चाहिए तो आप मेल करोगे, सॉरी आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करोगे तो आपको वो उसकी कॉपी मिल जाएगी। ठीक है, फिर यहां तक क्लियर चीज हो गई। अच्छा अजय मैं चाहूँ तो यहाँ तो संविधान सभा में हिंदू का वर्ग, वेस्टर्न जो चर्चिल था, यहाँ पर वेस्टर्न चर्चिल का एक
सेबेस्टियन चर्चिल का कथन था कि संविधान जो सभा ने भारत के एक बहुत बड़े संप्रदाय केवल क्या किया, प्रतिनिधित्व किया, बहुत बड़ा संप्रदाय मतलब हिंदू संप्रदाय तो हिंदू का भाग लेता है। सेबेस्टियन चर्चिल का कथन, दोस्तों आप विचारकों के जो कथन लिखते हो ना, उनसे बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। किस प्रकार से भाई, वो कैसे मान ले, तुम्हारे कहने से थोड़ी मान लेगा कि संविधान सभा में हिंदू का भाग लेता, तुम तो थे ही नहीं उस टाइम भाई। उस टाइम के देन जो विचारक थे उनका अगर आप लिखोगे तो ये दोस्तों मेंस का आज की यानी स्पेशल क्लास मेंस के लिए, बाकी लोगों के लिए देखना जरूरी है, क्योंकि इससे आपको संविधान के बारे में खूब सारी जानकारी मिलती है। भाई भारत में रहते हैं और भारत का पूरा शासन किससे चलता है, संविधान से, ठीक है। सबसे बड़ी बुक हैंड रिटन, अभी विशेषताओं देखेंगे, लिखित, भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व का, तो उसको पढ़ना जरूरी है, उसके बारे में जानना जरूरी है। केवल कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये वीडियो को तैयारी करने वालों के लिए भी उपयोगी नहीं है, बाकी लोगों के लिए भी वीडियो अति उपयोगी है, ठीक है। तो अभी बार इसको यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी ओर। अच्छा, यहां तक की बात क्लियर है दोस्तों, अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, जो कई बार ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि संविधान सभा में सारे निर्णय किस प्रकार से लिए गए थे। ऑप्शन दिया जाता है बहुमत से, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन आपको बहुमत से नहीं करना है, संविधान सभा में सारे के सारे निर्णय थे वो सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। क्या वर्ड याद रखना आपको, सर्वसम्मति। सर्वसम्मति का मतलब कि भाई सारे मिलकर बैठकर जो बढ़िया डिसीजन या जो सबसे ज्यादा संविधान के लिए सुटेबल चीज थी उसको रख लेते हैं, ठीक है। यही होता था अपना सर्वसम्मति से निर्णय लेना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 2, तो यहां तक क्लियर हो गई। तो बताओ, देखिए मेरे को एक बार कि दिमाग में सोचकर रिकॉल करके बताओ कि संविधान सभा में राजनीतिज्ञों और वकीलों का प्रभुत्व था और जो दूसरा वर्ग था उसको उचित संरक्षण नहीं मिला था। इसको काउंटर कैसे करोगे, काउंटर कर सकते हो कि भाई और संविधान की भाषा जटिल क्यों हो गई थी, जटिल इसलिए हो गई थी क्यों, ये भी आप लिख सकते हो आलोचना में कि संविधान की भाषा को अत्यधिक जटिल बना दिया गया। अत्यधिक जटिल क्यों बना दिया गया दोस्तों, क्योंकि इसमें प्रत्येक प्रावधान क्या करने की कोशिश की, स्पष्ट करने की कोशिश की, अच्छी तरह समझाने की कोशिश की गई। इस कारण संविधान की भाषा अपने आप क्या हो गई थी, जटिल हो गई, ठीक है। आप इसके पीछे ये भी जो है कारण, एक नए जो आलोचना है ये भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, वो है अपना संविधान की विशेषता। इस जो संविधान की विशेषताएं हैं, इस संविधान की विशेषताओं में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बाकी भी बहुत सारे क्वेश्चन आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो आपके सेंट्रल की जो वैकेंसीज है या फिर स्टेट की वैकेंसी में काफी उपयोगी होने वाले, ठीक है दोस्तों। पहली जो अपन देखते हैं, पहली जो बात इसकी संविधान की विशेषता है अपनी, वो है सबसे बड़ा व लिखित संविधान। सबसे बड़ा लिखित संविधान, संविधान की विशेषताएं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भाई भारत वाले संविधान की बात कर रहे हैं, भाई कोई बाहर ना पहुंच जाओ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि जो भारत का संविधान है सबसे बड़ा व लिखित संविधान था। दोस्तों संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित, ठीक है। जिसमें लिखित में और सबसे बड़ा संविधान कौन सा है दोस्तों, तो वो है अपने इंडिया का, ठीक है। जिसके अंदर इसको आपको ऐसे लिखना है, इसका क्या हो जाएगा कि अब देखिए दोस्तों, इसमें जो सारे के सारे अपना प्रॉपर्टीज इसकी जो पढ़ने वाले हैं, संविधान की जो विशेषताएं पढ़ने वाले हैं, सारी की सारी विशेषताओं के पीछे अपने उत्तर को वेटेज देने के लिए, अपने उत्तर को अच्छा बनाने के लिए अपन सारी की सारी जो विशेषता पढ़ने के पीछे अनुच्छेद जोड़ेंगे, उनके पीछे अनुच्छेद जोड़ेंगे। तो यहाँ कम से कम 10 से 20 अनुच्छेद आपके क्लियर हो जाने, 10 से 20 अनुच्छेद आपके इसके अंदर क्लियर हो जाएंगे। अनुच्छेद पर जोड़ेंगे तो इसके अंदर क्या लिखना है, सबसे बड़ा व लिखित संविधान। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे, किसमें, भारत के संविधान में, ठीक है। इस कारण ये भारत का संविधान दुनिया का या विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बड़ा व लिखित संविधान किस प्रकार, जैसे कहोगे कि यूएसए के जो संविधान है उसमें मात्र कितने अनुच्छेद है, 7, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 147, कनाडा वाले में इतने 100-150 के आसपास ही है, ठीक है। वो उतने ज्यादा अपने लोड नहीं लेना। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है कौन सा, भारत वाला, ठीक है। तो पहली विशेषता हो गई अपनी ये, तो ये हो गई अपने, ठीक है। अच्छा, उसमें कुछ एक चीजें अगर मान लो कि आप लिखना चाहो जैसे लिख सकते हो कि यूएसए का जो संविधान है उसमें मात्र कितने अनुच्छेद है, 7।
अच्छा, कनाडा का जो है उसके अंदर मात्र कितने हैं 147, ऑस्ट्रेलिया वाले में कितने 128, साउथ अफ्रीका वाले में 153। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो नाम है यहां पर वो लिखना है अपने को, हरि विष्णु कामत। हरि विष्णु कामत। हरि विष्णु कामत ने क्या कहा था कि हमें इस बात पर गर्व है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हरि विष्णु कामत ने क्या कहा था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। दोस्तों ये जो आप विचारक के नाम लिखते हो ना, ये आपके क्वेश्चन को वेटेज देते हैं, ये आप क्वेश्चन क्या देते हैं, वेटेज देते हैं। जैसे कि आरएस जो मेंस होता है या फिर आईएएस मेंस होता है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट चलती है, आरएस में तो वो जरूरी है और आईएएस में ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चलती है अपने नीति शास्त्र, एथिक्स। उसके अंदर आप जहां कहीं भी विचार लिखते हो या कोटेशन लिखते हो, उसमें अगर उस विचारक का नाम ऐड करते हो ना, तो आपका क्वेश्चन का इफेक्ट अच्छा पड़ता है, एग्जामिनर में इफेक्ट आपका अच्छा पड़ता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखने वाली चीज है कि सबसे बड़ा व लिखित संविधान है कौन सा, भारत का, जिसके अंदर 395 अनुच्छेद, 8 अनुच्छेद और 22 भाग है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जैसे जबकि अमेरिका वाले में 7 ही है, कनाडा वाले में 147 ही है, ऑस्ट्रेलिया वाले में 128 ही है, साउथ अफ्रीका वाले में 153 ही है। और इसी विशालता को ध्यान में रखते हुए हरि विष्णु कामत ने यह कहा था कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान है। ठीक है, तो पहली आपकी ये प्रॉपर्टी हो गई अपने संविधान, यहां तक क्लियर है। ठीक है, अच्छा दूसरी जो इसका है दोस्तों वो लेने वाले हैं अपन, अच्छा नम्यता व अनम्यता। तो एक बार काम करो आप, या तो इसको मैं आप नोट डाउन कर लो, पहले इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि दूसरा प्रॉपर्टी बड़ी प्रॉपर्टी है जो अपने पूरे पे आएगी, इसका मैं इसको मिटा देता हूं यहां पे, ताकि लोग एक साथ उसको समझेंगे तो अपने लिए वो चीज फायदे में रहेगी। देखिए कैसे, दूसरी है नम्यता व अनम्यता का सुंदर समन्वय। नम्यता यानी होता है, अनम्यता यानी कठोरता, और नम्यता को आप लोग लचीलापन, लचीलापन। दोस्तों कि भारत का संविधान नम्यता और अनम्यता का सुंदर समन्वय, ये किस प्रकार से इसको अपन समझते हैं। हाँ जी, चलो तो दोस्तों अपने यहां तक क्लियर है आपको, सबसे बड़ा व लिखित संविधान पहली विशेषता। दूसरी विशेषता नम्यता व अनम्यता का सुंदर समन्वय। देखिए इसको समझते हैं। नम्यता का मतलब लचीला और अनम्यता का मतलब कठोर, यानी कि जो भारत का संविधान है वो लचीले और कठोर इन दोनों का समन्वय किस प्रकार से। देखिए दोस्तों, लचीला संविधान तो इस प्रकार से है कि भारत के संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है, और संशोधन में भी क्या कई बार आता है नॉर्मल संशोधन किया जा सकता है, और कई बार उसके लिए कुछ स्पेशल केसेज होते हैं। तो देखिए दोस्तों कि भारत का संविधान लचीले और कठोर का समन्वय है, और भारत के संविधान में जो अनुच्छेद, मैंने आपको बताया था दोस्तों, अपनी बात हो चुकी है, मैंने कहा था कि आप अगर साथ में अगर कोई पॉइंट लिखते हो तो उसके साथ में अगर आप अनुच्छेद को ऐड करते हो तो उस चीज को अगला ज्यादा वेटेज देगा। तो दोस्तों अनुच्छेद 368 जिसमें क्या है अपने संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में क्या है अपने संविधान संशोधन। तो दोस्तों संविधान को संशोधन की प्रक्रिया है वो इसमें दो प्रकार से दी गई है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि जो अनुच्छेद 368 है उसके अंदर संविधान संशोधन कितने प्रकार से, दो प्रकार से, लेकिन टोटल कुल संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार से। क्वेश्चन को ध्यान से समझना, संविधान में संशोधन करने के तरीके कितने, 3 तरीके, कितने 3, लेकिन जो अनुच्छेद आपका 368 है उसमें कितने तरीके दिए गए हैं, 2। अनुच्छेद 368 में कितने तरीके दिए गए हैं, 2। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखिए अब वो जो 2 तरीके दिए गए वो कौन से तरीके दिए गए वो अपन देखते हैं, उसके बारे में, उन तरीकों के बारे में देखते हैं। पहले दोस्तों देखिए कि संविधान में संशोधन करने के जो तरीके दिए, हालांकि अपन जब 368 अनुच्छेद पढ़ेंगे तब अपन वापस से देखेंगे उसको, अभी पर उसको आप ब्रीफ में समझ लो। देखो पहला है कि सदन या संसद के विशेष बहुमत, और दूसरा भी है विशेष बहुमत, और एक जो संशोधन किया जा सकता है वो है सामान्य बहुमत, या ऐसा बोलो सामान्य प्रक्रिया। सामान्य प्रक्रिया जिस प्रकार से आम जो कानून बनते हैं ना उनमें संशोधन होता है, उस प्रकार से भी संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जाता है। ये जो दोस्तों दोनों है
ये कौन से अनुच्छेद में दिए हुए अपने 368, ये 368 में। अच्छा इनमें क्या है वो देखिए, इनमें कुछ इस प्रकार से है कि विशेष बहुमत का मतलब दोस्तों होता है सदन में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत प्लस सामान्य बहुमत। ये तो हो गया विशेष बहुमत का। इस विशेष बहुमत का मतलब है दोस्तों कि ये चीज तो होनी चाहिए, सदन में उपस्थित वह मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत तो होना ही चाहिए। सदस्यों का बहुमत नहीं, 2/3, 2/3, ठीक है। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए कि साथ में आधे राज्यों का समर्थन, साथ में आधे। चीज को अलग अलग समझना। इस विशेष बहुमत में केवल क्या कह रहा हूं मैं कि सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 वह सामान्य बहुमत, ठीक है। अभी मतलब समझाऊंगा सबका। इसमें क्या होना चाहिए कि ये तो होना ही होना चाहिए, सदन में उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत होना ही चाहिए, उसके अलावा आधे राज्यों का समर्थन भी होना चाहिए। अब देखिए कैसे, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाता हूं मैं आपको। अनुच्छेद 368, या आप वीडियो को बाद में पीछे करके आप इसको देख लेना। 368 में क्या दिया गया आपने, देखिए कैसे। जैसे मान लो कि सदन की, अपन उस पे नहीं जाते हैं सदस्य संख्या पे कि 545 वगैरह, उसमें जरा कंफ्यूजन होगा आपको। सदन की संख्या मान लो अगर आपके पास है 100, सदन की संख्या कितनी है 100, उसमें से देखिए सदन में उपस्थित, सदन में उपस्थित वह मतदान में भाग लेने वाले सदन में उपस्थित मान लो थे कितने 90। बोलो 90 का अगर 2/3 बोलूंगा मैं, 90 का 2/3 बोलूंगा दोस्तों, 2/3 कितना आ जाएगा 30 और 60, एक तो ये हो गया, ये तो उपस्थित हो गए। अब इन 60 90 में से मान लो कि मतदान में कितने भाग ले रहे हैं, बोले मतदान में 81 भाग ले रहे हैं, 9 वेल में चल गए, या फिर जिन्होंने नॉकआउट कर दिया वो बाहर की तरफ है, तो इंटू 2/3, इसका भी 2/3 कितना हो जाएगा 27, और 27 थी 81, और 27 गुना 14, ठीक है। तो ये होना चाहिए, ये दोनों बहुमत होना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका मतलब आधे राज्यों का समर्थन। आधे राज्यों का समर्थन दोस्तों की जब अगर मान लो, जैसे अभी आपको पता होगा जब जीएसटी लागू हुआ था, 101वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है। संशोधन ध्यान रखना दोस्तों, संविधान संशोधन अलग चीज होता है, संविधान संशोधन विधेयक अलग चीज होता है, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक, अगर 101वां संविधान संशोधन हुआ है, इसका मतलब यह नहीं है कि जो 101वां संविधान संशोधन विधेयक रखा गया था। संविधान संशोधन विधेयक ज्यादा रखे जा चुके हैं, कितने देखेंगे 126 रखे जा चुके हैं। कैसे रखे जा चुके हैं, क्योंकि इनमें से कोई खारिज हो गए, वो भी तो हो गए ना भाई, खारिज हो गए। मान लो कि संविधान संशोधन के लिए विधेयक रखा था और वो पास नहीं हुआ, तो संविधान संशोधन का नंबर तो आ गया भाई, विधेयक का नंबर तो आ गया, लेकिन वो पास नहीं हुआ तो संशोधन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये चीज है। तो एक बार आप तो यहां तक आपको चीज समझ में आ गई, लिखना कैसे थे आपको, लिखो 90 का सुंदर समन्वय। इसमें संविधान के जो बनाने वाले थे, निर्माण करते थे, उन्होंने उस टाइम भी सोच लिया था कि परिस्थितियों के अनुसार संविधान में क्या करना पड़ सकता है, परिवर्तन करना पड़ सकता है। इस कारण उधर उस टाइम भी क्या कर दिया था, संशोधन वाली प्रक्रिया दे दी थी। संविधान संशोधन कौन से अनुच्छेद 368 में, जिसके अंदर कितने प्रकार से कर सकते हैं परिवर्तन, 2 प्रकार से। टोटल कितने प्रकार से कर सकते हैं संविधान संशोधन, 3 प्रकार से। एक तो सामान्य बहुमत से, आम बहुमत। आम बहुमत जैसे मान लो 100 सीटें और 51 अगर मान लो पक्ष में, तो वो आम बहुमत हो गया, ठीक है। फिर सामान्य बहुमत से कर सकते हैं, और विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 2 प्रकार से, एक तो ये वाला और एक जिसमें आधे राज्यों का समर्थन भी चाहिए, ठीक है। तो एक बार इसको आप ब्रीफ में यहां तक नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटा के आगे बढ़ जाता हूं। हाँ जी, तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं इस चीज को कि संविधान में, जो भारत का संविधान है, उसके अंदर 3 प्रकार से संशोधन किया गया, ठीक है। 3 प्रकार से संशोधन की विधियां दी गई है। कितने प्रकार से संशोधन किया था, 3 प्रकार से, 1 2 और 3। अच्छा, अगर 368 अनुच्छेद का रेफरेंस देकर फिर पूछा जाए तो संशोधन कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत। इस विशेष बहुमत में क्या है, सदन में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 व सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत मतलब 50% से अधिक, 50% से अधिक। ये तो भी बाद में आएगा, ये बहुत बार आएगा अपने, ये तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिर एक में क्या है, ये तो होना ही चाहिए, विशेष बहुमत में ये तो होना ही चाहिए। आधे राज्यों को क्या मिलना चाहिए, समर्थन भी। आधे राज्यों को क्या मिलना चाहिए, समर्थन भी मिलना चाहिए, ठीक है। अब देख लीजिए, साथ में ये भी चीज देख लीजिए। और एक होता है सामान्य बहुमत।
सामान्य बहुमत या सामान्य प्रक्रिया के द्वारा संशोधन। सामान्य प्रक्रिया के द्वारा कि सदन में दोनों सदन के दोनों जो क्या है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है संसद के, उनमें क्या करें, नॉर्मल बहुमत से अपन क्या कर सकते हैं, संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अच्छा, ये कब कब कर सकते हैं, देखो अगर किसी राज्य की सीमा में क्या करना हो, परिवर्तन करना हो, अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाना हो, जैसे अभी क्या था आपको पता है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पढ़ गए ना अपने, ठीक है, वो देखेंगे अपन। या फिर अगर मान लो कि कोई भी राज्य है उसमें विधानमंडल की समाप्त करना हो या फिर विधानमंडल का क्रिएशन करना हो, नया बनाना हो, ठीक है, तो उसमें सामान्य बहुमत से काम चल जाता है। अब देखिए, फिर देखिए, या कोई किसी देश को, जैसे बेरूबाड़ी जो दिया गया था पाकिस्तान को, वो अपन देखेंगे संविधान संशोधन द्वारा, तो वो सामान्य बहुमत के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपन दूसरे को उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। विशेष बहुमत में कब, जब आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। इसमें देखिए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति से संबंधित कोई, जैसे राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन मंडल है उसमें अगर परिवर्तन करना हो तो अपने क्या करना पड़ेगा, आधे राज्यों का समर्थन लेना पड़ेगा। ये बहुमत तो करना, ये तो करना ही करना पड़ेगा, आधे राज्यों का लेना पड़ेगा, समर्थन लेना पड़ेगा। फिर अच्छा, आधे से अधिक के लिए समर्थन लेने की जरूरत नहीं, आधे राज्यों का समर्थन ले लोगे तो अपना कल्याण हो जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में अगर मान लो कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की प्रक्रिया है, ठीक है, जो कि क्या होती है, एकल हस्तांतरित बहुमत प्रणाली के द्वारा करते हैं अपन, मत प्रणाली के द्वारा, तो अगर उसमें कुछ चेंज करना हो तो भी अपन क्या करना पड़ेगा, आधे राज्यों का। फिर अगर मान लो केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति में विभाजन करना हो तो भी आधे राज्यों का समर्थन लेना पड़ता है। अगर समवर्ती सूची में अगर कुछ गड़बड़ करनी हो तो भी अपन क्या करना पड़ता है, समवर्ती सूची में एक बार किया गया था कि इधर उधर विषयों किया गया था, सम सूची के विषयों को हटाकर उसको समवर्ती विषय में डाला गया था, 5 विषयों को, वो अपन देखेंगे डिटेल में, जब अनुसूचियां पढ़ेंगे तब देखेंगे कि कौन से विषय को कहां पर उठाकर डाला गया था। फिर तो ये वाले दोस्तों कुछ एक चीजें आपको ध्यान रखना। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने आपको बुक बताई थी, लक्ष्मीकांत की बुक बताई थी, उसके अलावा मैं आपको बताऊं 12th क्लास की जो राजस्थान बोर्ड की 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए, ठीक है। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई, तो दो विशेषताएं आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे बड़ा लिखित संविधान, नम्यता और अनम्यता का सुंदर समन्वय। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताने को ये बहुत सारी चीजें बता दी, अब आप पर डिपेंड करता है, ये आपका दिमाग है कि आप उसको शब्दों में किस प्रकार पिरोते हैं। अगर आप शब्दों में उस चीज को अच्छी तरह से पिरोते हो ना, और फिर आपका अगर जो प्रेजेंटेशन का तरीका अगर वो अच्छा होता है ना, तो आपको मेंस में नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, अपन बढ़ जाते हैं तीसरा जो इसकी विशेषता है, वो तीसरी विशेषता दोस्तों, अच्छा इसमें एक अगर विचारक का आप नाम लिखना चाहो तो दोस्तों एक विचारक हुए थे डॉक्टर हेवियर करके। तो डॉक्टर हेवियर ने क्या कहा था, डॉक्टर हेवियर ने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो लचीलेपन और कठोरपन, इन दोनों का क्या है, सुंदर समन्वय, अति सुंदर समन्वय। ये किसने कहा था, डॉक्टर हेवियर ने। तो अगर आप नाम लिखना चाहो तो एक नाम भी लिख सकते हो यहां पर, डॉक्टर हेवियर, ताकि आपका क्वेश्चन है उसका इंपैक्ट अच्छा पड़े, आपका आंसर का। अब देखिए दोस्तों, तीसरी विशेषता, विभिन्न स्रोतों से विहित। इसको आप ऐसे बोल के सुनो, आपको पता है अच्छी तरह से कि जो भारत का संविधान मैंने बताया था मैंने कि लगभग 60 देशों का जो संविधान है, लगभग 60 देशों का संविधान, उसको पढ़ने के बाद भारत का संविधान बनाया गया था। आप इसको ऐसे कह सकते हो। और आगे क्वेश्चन देखिए कि क्या भारत का संविधान उधार का थैला है, बिल्कुल नहीं। क्या भारत का संविधान उधार का थैला है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन बनता है मेंस के अंदर ये, ठीक है, आप लिख लेना साइड में कि क्वेश्चन पूछता है क्या भारत का संविधान उधार का थैला है, स्पष्ट कीजिए। तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, कैसे नहीं है उसका लॉजिक अपने को देना पड़ेगा। दोस्तों अगर मान लो कि इतिहास में कोई अच्छी चीज हुई हो, अगर इतिहास में कोई अच्छी चीज हुई हो तो उसको अपनाने में कतई बुराई नहीं। इतिहास में अगर अच्छी चीज हुई हो तो उसको अपनाने में कतई बुराई नहीं है, ठीक है। और अपन देखते भी हैं, कई लोग करते हैं, अगर इतिहास में मान लो इतिहास में कोई घटना घटित हुई है या कोई अच्छा काम हुआ है तो उसे सीख लेकर अभी प्रेजेंट में अपन कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप देख सकते हो कि अगर मान लो कि अपन ने देखा था कि अभी जब कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस के संक्रमण में अपन ने देखा, भारत की जो सरकार है उसने ये देखा कि जो अमेरिका था उसने प्रॉपर टाइम पर लॉकडाउन नहीं किया, उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए और संक्रमण बहुत ज्यादा फैल गया, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। भारत ने उस चीज से सीख लेते हुए जैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ संक्रमण फैल रहा था, उस चीज को क्या कर लिया, वहां पर लॉकडाउन कर दिया, ठीक है, जिससे यहाँ पर संक्रमण कम फैला। तो दोस्तों यही काम संविधान सभा में, जब संविधान सभा हो रही थी तब किस क्वेश्चन पूछा गया था कि आप अलग अलग देशों के संविधान कॉपी क्यों कर रहे हैं। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने इस चीज का जवाब देते हुए कहा था, ये लाइन लिखी हुई बाकायदा पॉलिटिकल साइंस एम लक्ष्मीकांत में, कि भीमराव अम्बेडकर जी ने इस बात का जवाब देते हुए कहा था कि अगर दूसरे देश के संविधान में कोई अच्छी चीज है तो उसको लेने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती, और बिल्कुल बुराई है भी नहीं,
ठीक है दोस्तों, तो इस कारण जो विभिन्न स्रोतों से निहित है, इसका अपन एक अलग से टॉपिक लेंगे कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या क्या है। इसका अगर हल्का सा मैं एग्जांपल आपको बताना चाहूं कि सबसे जो भारत के संविधान का 2/3 हिस्सा कहां से लिया गया है, 1935 के अधिनियम से। 2/3 हिस्सा 1935 के, जैसे इसमें द्विसदनीय विधानसभा या फिर केक का पद है, अपने राज्यपाल का पद है, सारे के सारे कहां से लिए गए, 1935 के। और दोस्तों जो 1935 का जो संविधान है या फिर ब्रिटेन, इसमें लगभग सेम ही है। क्यों? क्योंकि हमने पता है 1935 का अधिनियम किसकी देन है, ब्रिटेन की देन है। उस टाइम अंग्रेज का शासन था अपने, तो यही कारण है कि इन दोनों में जो आपको अलग अलग प्रावधान मिलेंगे वो लगभग सेम मिलेंगे। फिर देखते हैं अपन कि अपना जो संविधान संशोधन है वो कहां से लिया गया है, साउथ अफ्रीका से। निर्देशक तत्व है वो कहां से लिए गए, अपने आयरलैंड से। मौलिक अधिकार है कहां से लिए गए, यूएसए से। न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया कहां से ली गई, यूएसए से। स्वतंत्र न्यायपालिका कहां से ली गई, यूएसए से। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें हैं, तो अपन कह सकते हैं कि भारत का संविधान विभिन्न स्रोतों से विहित है और विभिन्न स्रोतों को पढ़कर बनाया गया है। तो ये हो गई अपने संविधान की तीसरी विशेषता। क्लियर है यहां तक चीज? अब देखिए दोस्तों अगला जो चौथी विशेषता है वो देखिए। चौथी विशेषता है विभिन्न स्वतंत्र निकाय। विभिन्न स्वतंत्र निकाय जैसे चुनाव आयोग, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, देखिए और भी बहुत सारे निकाय, मानवाधिकार वगैरह। तो मेन मैंने लिख दिया आपको विभिन्न स्वतंत्र निकाय में चुनाव आयोग में। देखिए दोस्तों कि भारत के संविधान जब बनाया गया तो निर्माणकर्ताओं ने अलग अलग जो निकाय बनाए गए तो बिल्कुल स्वतंत्र बनाए गए थे। ठीक है, मैंने विभिन्न स्वतंत्र निकाय ताकि निष्पक्षता बनी है। जैसे चुनाव आयोग, यहां पर अनुच्छेद लिख सकते हो आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। ठीक है दोस्तों, मैं जो इसमें आपको जो ये विशेषताएं बता रहा हूं ना, इस प्रकार से बता रहा हूं कि आपको याद रहे। जैसे देखो सबसे पहले देखा हमने सबसे बड़ा लिखित संविधान, फिर देखा नम्यता अनियमितता का सुंदर सम्मेलन, फिर देखा विभिन्न स्रोतों से विहित, फिर देखा विभिन्न स्वतंत्र निकाय। अगला जो मैं आपके लेने वाला हूं वो लूंगा मैं वयस्क मताधिकार। चुनाव से संबंधित आ गया ना, वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो देखिए चुनाव आयोग स्वतंत्र बनाया गया ताकि चुनाव निष्पक्ष रूप से करवाया जा सके। ठीक है, ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं, स्वतंत्र बॉडी होती है। अनुच्छेद 324 के अंदर अपन पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, बात पढ़ेंगे। न्यायपालिका जुडिशरी स्वतंत्र है, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति भी दी गई। दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के अंदर लिखित कहीं पे भी नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन वर्ड संविधान में कहीं लिखा हुआ है, तो बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। कहीं पे भी किसी भी अनुच्छेद में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, होता है क्या देखेंगे अपन। स्वतंत्र न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका को पूरा स्वतंत्र है कि वो विधायिका या फिर कार्यपालिका, उनकी जो कार्य जो है, उनकी विधि है, उनके जो कार्य नहीं क्या कर सकती है, वो समीक्षा कर सकती है, और अगर उसको गड़बड़ नजर आती है तो उनको अवैध घोषित भी कर सकती है। फिर संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है, जो अपने अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं होती है उनके लिए क्या किया, संघ लोक सेवा आयोग। और दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के जो अपने जो रिक्रूट होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। फिर राज्य लोक सेवा, स्वतंत्र रूप से राज्य लोक सेवा, बाकायदा संविधान में लिखा हुआ राज्य लोक सेवा। ठीक है, संवैधानिक निकाय, ये चारों के चारों दोस्तों संवैधानिक निकाय ध्यान रखना। ये दोनों संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा, चुनाव आयोग, संवैधानिक निकाय ध्यान रखना। अभी देखिए अपन संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, ये भी कई बार बीच में आता है डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ में ज्यादा चीज नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ में ज्यादा चीजें ले लूंगा ना तो आपके सब मामला होश हो जाएगा और रायता फैल जाएगा। तो रायता नहीं फैलाने के लिए मैं अभी टू द पॉइंट केवल इतना ही फोकस कर रहा हूँ कि संविधान की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो अगली विशेषता होगी विभिन्न स्वतंत्र निकाय। फिर देखिए दोस्तों, संविधानकर्ताओं ने भारतीयों को वयस्क मताधिकार का हक दिया है। वयस्क मताधिकार का हक, वयस्क मताधिकार का हक देने का मतलब क्या हुआ, इन्होंने कहा पहले जो चुनाव की आयु थी वोट देने की वो 21 वर्ष थी, लेकिन 61 में संविधान संशोधन के द्वारा घटाकर कितनी कर दी गई, इसको 18 वर्ष। कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। ध्यान रखना है 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, वयस्क मताधिकार दिया गया ताकि सभी भारतीय अपने को ऐसा नहीं समझे कोई कमजोर है और उनकी शासन में क्या हो, भागीदारी सुनिश्चित हो। इस कारण क्या दिया गया है, सबको वयस्क मताधिकार का हक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये 4-5 अपनी इंपॉर्टेंट क्या हो गई इसकी संविधान की विशेषताएं होगी। तो एक बार आप इन 5 पॉइंट को नोट डाउन कर लो ऐसे कैसे। बाकी जो लैंग्वेज आपको कैसे लिखनी है वो आप इसको बोलकर आप इसको बता सकते हो। ठीक है, अब देखिए अपन देखते हैं इसकी अगली विशेषताएं।
तो दोस्तों यहां तक आपको ऑप्शो की क्लियर हुई होगी चीज, और धीरे धीरे आपको ये चीज भी समझ में आ रही होगी कि मेंस में अपने को जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार लिखने होते हैं ताकि अपने को अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया आपने। अगली विशेषता देखिए, वो सिंपल विशेषता है, उनको आप देख रहे हो, तो मैं समझाने के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, तो हो सकता है कोई विशेषता मैंने आगे ले लियो, कोई पीछे ले लियो, वो आप अपने दिमाग से उनको, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिख रहा होता हूं क्वेश्चन तो मैं अलग तरीके से लिखता हूं। ठीक है, जैसे मैं आपको अगली विशेषता बताऊं आपको छठी की संप्रभु संविधान, यानी कि भारत का संविधान क्या है, संप्रभु है। किसी भी भारत का अपन देखते हम देखते हैं कि जब 26 नवंबर को अपना संविधान लागू हुआ था तो ये भारत की जनता को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मर्पित किया गया, यानी कि किसी भी दूसरी सत्ता के द्वारा थोपा नहीं गया है, भारत की जनता के द्वारा ये खुशी खुशी क्या किया गया है, स्वीकार किया गया है। इस कारण ये क्या है, संप्रभु संविधान है। फिर अपन कह सकते हैं प्रस्तावना, प्रस्तावना भी भारतीय संविधान की क्या है, महत्वपूर्ण विशेषता है। और प्रस्तावना, जो प्रस्तावना था दोस्तों, इसको के मुंशी ने संविधान की क्या कहा था, कुंडली कहा था। यह भी क्वेश्चन तैयार हो जाता है, संविधान की कुंडली। प्रस्तावना को संविधान की कुंडली किसने कहा था, वो के मुंशी ने, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, वही है वो। याद करो वो दिन जब मैंने आपको क्या पढ़ाए थे, राजस्थान एकीकरण पढ़ाया था, पहला चरण पढ़ाया था, उसमें एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। एबीसीडी से दो चीजें याद रखनी है आपको, एबीसीडी से ये भी याद रखना है, एक तो ये चार क्या थी अपने, जो राजस्थान एकीकरण होता उसमें पहले चरण में 4 मिलने वाली रियासतें थी, और एबीसीडी क्या थे अपने, 4 केंद्र शासित प्रदेश भी थे, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली, कुर्ग कर्नाटका, बलूचिस्तान सिंध, अजमेर मेरवाड़ा और दिल्ली। ठीक है, ये चीजें हो गई थी। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए दोस्तों अगला 8 मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान में एक तरह से पहले इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं, भारतीय संविधान का दार्शनिक भाग भी कहते हैं। भारतीय संविधान में पूछा जाए दार्शनिक भाग कौन से कहते हैं, तो मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों कहते हैं। निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। मौलिक अधिकार यूएसए से लिए गए, और ये कहां से लिए गए, अपने आयरलैंड से, ये आयरलैंड से लिए गए, और मूल अधिकार जो है अपने यूएसए से। दोस्तों मौलिक अधिकार, जब संविधान, मूल संविधान के अंदर कितने थे, 7 थे। मौलिक अधिकार दोस्तों ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, किसको, जनता या फिर नागरिकों को। पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या होता है, अभी केवल आपको लिखने के हिसाब से बता रहा हूं कि मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्रदान होते हैं। मूल संविधान में ये 7 थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, किसकी सरकार थी उस टाइम, मोरारजी देसाई की सरकार थी, उस सरकार के द्वारा इसको क्या कर दिया गया था, इसमें 7वां जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार था, उसको क्या कर दिया गया था दोस्तों, हटा दिया गया था। तो यहां से एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाता है आपके। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष के बाद 18 वर्ष की गई थी, तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार में से हटा दिया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अब देखिए, और अभी हाल ही में मूल अधिकार में किस अनुच्छेद भी जोड़ा गया था शिक्षा संबंधित, ठीक है, 2010 के अंदर, वो भी देखेंगे। 44वें संविधान 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई की सरकार में संपत्ति का अधिकार क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अभी मौलिक अधिकार कितने हैं संविधान के अंदर, 6 मौलिक अधिकार कितने हैं संविधान के अंदर, 6। ठीक है, फिर देखिए नीति निर्देशक तत्व, ये भाग 4 के अंदर है, आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व है, हालांकि राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं होते, ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करते हैं, वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करती है कि नहीं करती है। पर एक चीज है कि अगर नीति निर्देशक तत्व को एक बार लागू कर दिया, फिर हटाना राज्य के हाथ में नहीं है, फिर उसमें कुछ काफी सारे क्लॉज या काफी सारी चीजें लग जाती है, हटाना बिल्कुल इसको आसान नहीं। जैसे कई बार ये डिबेट होती है, डिस्प्यूट चलता है कि नरेगा वो हटा क्यों नहीं सकते, ठीक है, उसके बारे में जब हम नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे तब हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। दोस्तों अभी मैं केवल आपको पूरा इतना डीपली नहीं जा रहा हूं, क्योंकि अपने को देखो जो अपने क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर, आरएस के अंदर, उसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें पेज मिलता है आपको 1, और उसमें लिखना आपको इतना ऐसा होता है, सारगर्भित रूप से लिखना होता है, ताकि उसको आपको पॉइंट ज्यादा से ज्यादा डालने होते हैं, बुलेट पॉइंट आप ज्यादा डालोगे, जैसे मैंने 8 पॉइंट बता दिया आपको, तो ही आपको अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। ये नहीं आपने 4 पॉइंट लिख दिए, 4 पॉइंट बहुत सारा रायता फैला दिया, कोई नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग में पॉइंट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। इस कारण मैं आपको वो चीजें वहां तक लेके जा रहा हूं जहां तक आपको नंबर अच्छे, मार्क्स अच्छे मिले। इसका मैंने कहा आज की क्लास अपने लिए मेंस, स्पेशल मेंस के लिए होने वाली है, ठीक है। तो ये होगा मौलिक अधिकार और निर्देशक तत्व, ये दार्शनिक भाग है मौलिक अधिकार की। अच्छा, दूसरी बात कि मौलिक अधिकार अगर हनन हो रहा हो तो अपन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर किसी भी
नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो डायरेक्ट कहां जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसकी शिकायत कर सकता है, या फिर उसके लिए वो क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना इस चीज का, ठीक है। तो ये होगी इसकी विशेषताएं। अगली पांच की बात होगी संप्रभु संविधान प्रस्तावना, मौलिक अधिकार निर्देशक तत्व, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक क्लियर है आपको, आगे बढ़ जाऊं मैं, क्लास अपनी ज्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए हो सकता है थोड़ी सी आपको स्पीड लगे तो आप मेरे को बता देना कि सर स्पीड ज्यादा है, या फिर आप YouTube पे देख लो तो यही तो फायदा है, 0.75 पे कर लो भाई, नॉर्मल से प्लेबैक स्पीड 0.75 0.50 पे करके देख लो आराम से, ठीक है। अच्छा अपने हो गए 5 6 7 8 हो गए 9। एकात्मकता के साथ संघीय की और झुकाव। देखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान है दोस्तों, उसमें कहीं पे भी फेडरल जो शब्द होता है, फेडरल यानी संघ, उसका प्रयोग नहीं किया गया है। भारत का जो संविधान है दोस्तों, उसमें आर्टिकल 1, आर्टिकल जो पहला है उसमें यह वर्ड प्रयोग किया गया, राज्यों का संघ। क्या वर्ड उपयोग में लिया गया है, राज्यों का संघ। सॉरी, भारत का जो संविधान है उसमें क्या किया गया, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये क्या है, इसका मतलब क्या समझिए। देखिए दोस्तों, इसका मतलब है, दो अभिप्राय निकालते हैं इसके। पहला अभिप्राय तो ये कि जो भारत संघ है, ठीक है, या जो भारत है, राज्यों के साथ में किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, राज्यों के साथ में किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। और दूसरा मतलब इसका यह निकलता है कि राज्यों को भारत से अलग होने की परमिशन नहीं। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज, भारत में जहां, भारत के अनुच्छेद में जहां भी उपयोग किया गया, अपने अनुच्छेद में यूनियन शब्द का उपयोग किया गया, जबकि अमेरिका के संविधान में फेडरल, परिसंघ का उपयोग किया गया। वहां पर राज्यों को संघ से अलग होने की परमिशन होती है, राज्यों को संघ से अलग होने की परमिशन होती है, क्योंकि भारत में ऐसा नहीं, भारत में ऐसा नहीं है। भारत क्या, राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, जिसके दो अभिप्राय है कि भारत राज्यों के साथ में किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और दूसरा किसी भी राज्य को भारत से अलग होने की परमिशन नहीं, अनुमति नहीं, ठीक है। तो ये दो इसके अभिप्राय, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, और ये आर्टिकल 1 है, ध्यान रख लेना, आर्टिकल 1 है, आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में वापस से। अब आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे, 1 बाय 1 पूरे आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको, शुरू से लेकर लास्ट तक। आपको इस चैनल में अगले 2 महीने के अंदर सारे के सारे आर्टिकल मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन, और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सारे के सारे आर्टिकल मिल जाएंगे। तो ये होगा राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर है यहां तक की चीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा एकात्मकता के साथ संघीय की ओर झुकाव। एक चीज तो ध्यान रखना, एकात्मकता शब्द देखो, संघीय, भारत जब सामान्य परिस्थिति में होता है तब वो किसकी तरह होता है, संघ की तरह, तब केंद्र अपना अलग से काम करता है और राज्य अपना अलग से काम कर रहे हैं, कोई ज्यादा इनका इससे दबाव नहीं होता है। लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति हो, आपातकाल की कंडीशन में राज्यों पर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका हो जाता है, केंद्र का। राज्यों पर पूरा का पूरा नियंत्रण किसका हो जाता है, केंद्र का, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि भारत की जो प्रकृति है वो अर्धसंघीय है। इसमें आप क्या लिखोगे कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या, अर्धसंघीय। अर्धसंघीय मतलब कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है, जिसका अभिप्राय यह है कि राज्यों, भारत राज्यों के बीच में किसी समझौते का परिणाम नहीं है, दूसरा राज्यों को भारतीय संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है, ठीक है। और भारत जो है वो सामान्य परिस्थितियों में किसकी तरह काम करेगा, संघ की तरह, और अगर आपातकाल की स्थिति हो तो किसकी तरह काम करेगा, एकात्मकता की ओर, यानी कि सेंटर के कंट्रोल में आ जाएगा सारा का सारा देश, राज्य के सारे के सारे राज्य, राज्यों के अंदर भी सारी की सारी चीजें किसके हिसाब से चलेगी, सेंटर के हिसाब से, ठीक है। अब देखिए, फिर देखिए अगला 9 अपनी विशेषताएं क्लियर हो गई। अगली विशेषता देखिए, आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन उपबंध दोस्तों, भारत में 3 प्रकार के आपातकालीन की बात की गई, जो आपने अनुच्छेद 352, 356 और 360, 3 आर्टिकल है, 352, 356 और 360, ठीक है। भारी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह और वित्तीय आपातकाल, इन तीनों जो आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं कि भारत में अगर कभी भी किसी भी प्रकार की अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें आप आपातकाल लगाते हो तो कौन से अनुच्छेद के अंदर लगाते हो, 352, 356 और 360।
ठीक है, ये भी भारतीय संविधान की क्या है, एक महत्वपूर्ण विशेषता है आपातकालीन उपबंध। तो यहां तक चीज क्लियर है। अच्छा, इसमें अगर ब्रीफ में देखो, मैं ज्यादा डीपली नहीं जाता हूं यहां पर, इसमें ब्रीफ में आप देखना चाहो तो ये देखो, ये तो अपना वित्तीय आपात का वित्तीय 360, ठीक है। ये है राज्यों में संवैधानिक तंत्र क्या हो जाए, विफल। ये बाहरी आक्रमण, मेन में जो चीजें इसमें वो बता रहा हूं मैं आपको, बाहरी आक्रमण, ठीक है। तो देखो, जैसे दोस्तों आपातकाल लगता है, राज्य किसके नियंत्रण में चले जाते हैं, केंद्र में, और भारत का जो स्वरूप है, भारतीय जो संघ का स्वरूप, वो संघ से कैसा हो जाता है, एकात्मक। संघ से कैसा हो जाता है, एकात्मक। थोड़ी देर पहले मैंने बताया, ऐसे राज्य अपना हिसाब से काम करते हैं, लेकिन जैसे आपातकाल लगेगा, सारे सारे राज्य किसके नियंत्रण में चले जाएंगे, केंद्र के नियंत्रण में चले जाएंगे। किसके नियंत्रण में चले जाएंगे, केंद्र के नियंत्रण में, ठीक है। तो ये हो गया अपना आपातकाल उपबंध। फिर दोस्तों अगली जो विशेषता है अपने, वो है वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम यानी कि पूरी जो पृथ्वी वो अपना परिवार है। तो भारत अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा, यानी कि अपने यहां पर निर्णयों में किसी दूसरे देश को अपने उंगली नहीं करने देगा, और जो बाहर वाले हैं उनके देशों में उंगली करेगा भी नहीं। इसके लिए जो आर्टिकल लिखना आपको दोस्तों, वो लिखना आर्टिकल 51, ठीक है। विश्व में शांति, सहयोग आदि को बनाए रखने में सहयोग करेगा, आर्टिकल 51, याद रहेगी चीजें आपको, ठीक है। तो यहां तक की ये चीजें हो गई अपने इसकी विशेषता की। अच्छा, और लिखना चाहो और लिख सकते हो आप, पंथ निरपेक्षता, 12वीं विशेषता, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब आर्टिकल 25 के अंदर कहा गया है कि किसी भी राज्य कोई विशेष धर्म नहीं होगा, और राज्य किसी विशेष धर्म को प्रमोट भी नहीं करेगा, किसी विशेष धर्म को प्रमोट भी नहीं करेगा। उसको केवल क्या कर सकता है वो, कि कुछ विशेष परिस्थितियों में कुछ विशेष छूटें दी गई है, जो अपन जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो अपने के अंदर डिस्कस कर लेंगे। पंथ निरपेक्षता मतलब यही है कि भारत का जो है कोई विशेष धर्म नहीं है, सभी धर्मों को यह क्या दी गई है, समानता दी गई है। और पंथ निरपेक्षता इसी कारण 42वां संविधान संशोधन में 1976 को हुआ था, जिसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक है, छोटा संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए थे, देखेंगे अपन। एक क्लास दूंगा मैं केवल संविधान संशोधन की, जो मुख्य संविधान संशोधन है ना उसकी। अच्छा, अब तक संविधान संशोधन कितने विधेयक आ चुके दोस्तों, तो वो बताना रह गया था। 126 संविधान संशोधन विधेयक आ गए थे। लास्ट का जो आया था ना, वो आया था कि एससी और एसटी का विधानसभा में जो है आरक्षण अगले 10 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया। ये कब आया था, ये आया था 12 दिसंबर 2019 को आया था 126वां संविधान संशोधन विधेयक। तो संविधान संशोधन विधेयक या बिल अलग चीज होती है, और संविधान संशोधन होना अलग चीज होती है, ठीक है। तो यहां तक ये चीज क्लियर है। तो ये पंथ निरपेक्षता अपने हो जाएगी 12वीं विशेषता। तो दोस्तों अभी देखो, इसमें और भी बहुत सारी चीज इंक्लूड कर सकते हो आप, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर किसी को पीडीएफ नोट्स वगैरह कॉपी चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगी इनकी, सारे की सारी जो भी क्लास हो रही है अपनी क्लास के अकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास, सारी की सारी जो है आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में अपन इतना और करते हैं। ये जो क्लास है ये स्पेशली मेंस के लिए, लेकिन बाकी बच्चों को भी देखनी है। आपको संविधान के बारे में नॉलेज होगा, काफी सारी चीजें सुनने को मिलेगी। इसमें नोट्स बनाने जैसा ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन आपके दिमाग में सारी चीजें होनी चाहिए, ठीक है। दिमाग भारत का लोग हो, भारत के संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास है अपनी ये तक और करते हैं। दो मुख्य क्वेश्चन देखे अपन ने, पहला संविधान सभा की आलोचना और दूसरा संविधान की विशेषता। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि क्वेश्चन है अपना कि क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है। क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या, क्वेश्चन है क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है। क्या भारतीय संविधान उधार का थैला है, ये क्वेश्चन है। आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करना, अगर नहीं हो तो मेरे को पूछना, मैं आपको पॉइंट बता दूंगा अगली क्लास के अंदर कि कैसे कैसे इसके अंदर अपना पॉइंट करना है। तो दोस्तों यहां तक की जो क्लास है अपनी, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो चुकी है, अगर ब्रीफ में आपको रिवीजन करवाता हूं। सबसे पहले अपने देखे थे संवैधानिक विकास के चरण 4 क्लासों में, फिर अपने देखा था अगली 3 क्लासों में संविधान सभा, फिर अपने जो 8वां लेक्चर इसके अंदर अपने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं मेंस के लिए, इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने देखिए, कुछ एक आर्टिकल भी देखे, वो भी सारे के सारे आर्टिकल आपको याद रखने, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। आज की क्लास को अपन यहां तक जरूर करते हैं दोस्तों। आपका जो चैनल है उस पे इंग्लिश की क्लासें वो भी जल्दी शुरू हो जाएगी, 2-4 दिन के अंदर इंग्लिश की क्लासें भी शुरू कर रहे हैं। तो वो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल दो बेसिक टॉपिक होते हैं, जनरल इंग्लिश का अपने टेंस वगैरह करके वहां से अपन स्टार्ट करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज का फायदा ले सके। आज की क्लास यहीं तक करते हैं।
थैंक यू। Thank you.